ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख़यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत अहम बात होने वाली है जनाब फिरोज मीठी बोरवाला साहब से। अहम इसलिए और हो गई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोले बगैर भी हम जंग बंद कर सकते हैं, यानी राह फरार तलाश है। उधर इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग फाइनल फेज में पहुंच चुकी है। अब हम ईरान के फाइनेंशियल सेंटर्स पर हमले कर रहे हैं। तो इसको ये समझना बहुत जरूरी है। आज 31 मार्च है, यानी 32 दिन हो गए एग्जैक्ट जंग को शुरू हुए। आखिर ये अमेरिका और इसराइल फरार का रास्ता, और ईरान कह रहा है कि हमारे हमले जारी रहेंगे, जंग बंद करने का फैसला हमारा होगा। आप कितना भी भटका लें, झूठ बोल लें। उधर कुवैत में एक पानी साफ करने वाले डिसैलिनाइजेशन प्लांट पर इसराइल ने हमला किया है, इल्जाम ईरान पे लगाया है। क्या कुछ है, अब हालात जंग के कैसे हैं, अमेरिका में किस तरह से चर्चा हो रही है, इसराइल के अंदर से क्या खबरें आ रही हैं, और इस जंग के इम्कानात आगे क्या हैं, हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। फिरोज मीठी बोरवाला साहब इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये जो जंग शुरू हुई अक्टूबर 2023 से, इसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस फिलिस्तीन के हक में हुई हैं दुनिया भर में, वो हर जगह पहुंचे हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं आप आज, यानी एक महीना हो चुका, 32वां दिन है, जंग कहां तक पहुंची आपकी नजर में, और किस तरफ जा रही है, इस पूरे इलाके पे क्या कुछ असर होने वाला, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक की जंग के बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं, जंग का जो अनुमान आपका और मेरे जैसा था कि पहले ही दिन ईरान जीत गया था, मगर 3-4 दिन के अंदर जो पूरे के पूरे इलाके में अमेरिकन बेसिस, मिलिट्री, नेवल, एयरफील्ड्स सबको उड़ा दिया था। हमको तो पहले से ही पता था कि ये जंग ईरान जीतेगा ही जीतेगा, मगर ये ताकत से जीतेगा कि 4 दिन में उसका फैसला हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक तो वो बात। दूसरी तो ट्रंप तो ऐसा फंसा है कि आज जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट है कि ट्रंप बोल रहा है मैं तो जा रहा हूँ, मैंने तो रेजिम चेंज कर लिया, आपको मार दिया बेटा तो रेजिम चेंज हो गया उसके हिसाब से। और उसके साथ बोल रहा है कि बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इसको यूज ही नहीं करता हूँ, ये यूरोप और अरब लोग देख ले कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या करना है। हम्म। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो लैंडिंग, मरीन्स, पैराट्रूपर्स, ये जो मूर्खता करने वाला था जिसमें ये लोग बड़े पैमाने पे मरने वाले थे, तो आई थिंक बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, क्योंकि जेडी वैंस एक बात समझ गया है कि अगर ये सब चलता रहा तो मेरा जो ख्वाब है प्रेसिडेंट बनने का वो तो गया। हम्म। ओके, तो जेडी वैंस एक सेंसिबल वॉइस करके उभर कर आया, मगर सेंसिबल का मतलब ये है कि भाई ये रिपब्लिकन पार्टी बच जाए मिड टर्म्स में और मैं आगे का प्रेसिडेंट बनूं, इसलिए ये सब कर रहा है। ठीक है, हम्म। तो एक तो वो लेवल पे ट्रम्प का क्लियर कट है कि अभी उसको ऑफ रैम्प चाहिए कोई भी तरीके से निकलने का। उसके साथ ईरान ने तो बोल दिया कि ये कोई बातचीत में है, क्योंकि उनको बगेरी करके जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के है, उन्होंने हम्म। कहा कि हमको ये टॉक्स में पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की वाले टॉक्स में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कोई हम्म। बातचीत नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो 15 पॉइंट आए जिसपे तो बात करने लगे नहीं है, तो हम्म। वो ही बहुत बड़ी आ गई। उसके साथ इसराइल जो बोल रहा है कि ये जंग मैं बंद करूंगा, तो भाई हाल ये है इसराइल की कि उसका जो टारगेट था कि 30 किलोमीटर अंदर वो लेबनान के अंदर चले जाए। जो लिटानी रिवर है, लिटानी वहाँ की नदी है साउथ लेबनान में, और इसराइल चाहता कि वो नया बॉर्डर बने लेबनान और उसके बीच में, और लिटानी नदी का पानी भी उसको चाहिए। हम्म। ओके, तो वो अभी की खबर आपको बता दूं, कंफर्म खबर है कि वो 2 से 3 किलोमीटर बॉर्डर से कुछ आगे बढ़ नहीं पाया, हम्म। हम्म। और एक एक जगह पे वो मार खा रहा है। 10-20 टैंक रोज मरकावा टैंक जा रही है, जो दुनिया की सबसे मजबूत टैंक है। उसका आंसर तो हिजबुल्लाह ने 2006 में भी दिया, तो इस बार तो और ताकतवर से दे रहा है। और ये सोचना होगा कि आज सीरिया वाला रूट बंद होने के बावजूद इन हिजबुल्लाह के पास ड्रोन, मिसाइल्स,
ये जो नए किस्म के एंटी टैंक मिसाइल्स है वो बने थे उसके पास, और उनके पास गोडाउन के गोडाउन पड़े हैं जिसके थ्रू से वो लोग फायर कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर इसका जवाब दे रहा है। आप सोचो कि हिजबुल्लाह पे वहाँ की सरकार, सो कॉल्ड सरकार, लेबनीज सरकार को, उसके लेबनीज आर्मी को उसके पीछे लगा दिया था। सऊदी, अमेरिका, ये सबका 31 दिसंबर तक इसको अपने हथियार सरेंडर करने पड़ेंगे। आप सोचो कि हिजबुल्लाह ने सरेंडर किए तो हथियार तो लेबनान बचता नहीं। ओके, तो ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर झेलने के बाद आज हिजबुल्लाह बहुत बड़ी ताकत करके खड़ा हो गया वापस। और जो किरियत शमोना करके जो एक छोटा टाउन है, टाउन मतलब 1 लाख की आबादी है, जो बॉर्डर पे है, जो नॉर्दर्न मोस्ट टाउन है इजरायली पैलेस्टाइन नॉर्थ में, तो वो बेसिकली जो 1 लाख की आबादी थी 10,000 पे आ गई है। और ऐसा ही चला तो 10 लोग ही नहीं रहेंगे। और वो पूरा मिजराई शहर है, मिजराई टाउन है, ये गोरो कॉकेशियन यूरोपियन जूस का नहीं है, तो कोई देख भी नहीं रहा उनकी तरफ। ओके, और एक रिपोर्ट ये भी आ गई थी कि किरियत शमोना तक में हिजबुल्लाह गया, मगर वो गलत रिपोर्ट थी, मैंने वेरीफाई किया था। मगर इतना है कि अभी पूरी लड़ाई लेबनीज बॉर्डर के 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में ही लड़ी जा रही है। मेट्रोला को तो आजाद कर दिया है, खिया में लड़ाई चल रही है, और बहुत सारे छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गांव टाउन्स को तो हिजबुल्लाह लिबरेट करती जा रही है। हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी क्या है कि तुम अंदर आ जाओ, उसके बाद जैसे तुम अंदर आओगे तुम्हारे टैंक को उड़ा देंगे, और तुम्हारे सोल्जर की तो औकात लड़ने की है ही नहीं, सब हार जाते हैं। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हिजबुल्लाह के साथ ग्राउंड वॉर कैसे लड़ी जाए। तो वहां, और इसलिए तो बाद में इजराइल ने कल अमेरिका को बोल दिया कि भाई ये लैंड वॉर में मैं तो नहीं आ रहा हूं, तुम लड़ लो। ओके, अच्छा तो आज अच्छा, अमेरिका के साथ ये तो मैं बीच में रोक रहा हूं। ये तो ट्रम्प लड़ रहे थे इजराइल की जंग, अब इजराइल पहले भाग रहा है कि हम नहीं आ रहे। यानी ये इस तरह से अमेरिका को यहां फंसा करके दलदल में इजराइल अब पीछे से देखना चाहता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, शुरू से दसियों साल से, बल्कि और पहले से इजराइल ने ये हमेशा कोशिश की कि किसी तरह से अमेरिका आ जाए ईरान से लड़ने के लिए। उसके अपने बस की तो बात थी नहीं। अब इजराइल के प्रोजेक्ट को छोड़ करके खुद इजराइल वहां से फरार हो रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने रजीम चेंज कर दिया, हमारी कामयाबी हो गई, और अब हॉर्मुज खोलना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इसके क्या मानी है? हिजबुल्लाह ने 28 तारीख तक 1100 हमले किए हैं, और एक ही दिन में 25 मार्च को 30 से ज्यादा मरकावा टैंक उड़ाए हैं उन्होंने। तो इस तरह से ये जो बच्चों के खिलौने बन गए मरकावा टैंक, इनका क्या होगा? कोई बचेगा क्या? क्या लगता है कि इस बार, आप तो 2028 की बात कहते रहे, इजराइल क्या बिल्कुल इसी बार इसी जंग के खात्मे तक खत्म होने वाला है क्या? इसकी उम्मीद तो बहुत स्ट्रांग है। ईरान पे डिपेंड है कि ईरान अभी कहाँ तक इस जंग को लेके जाना चाहते हैं। हम्म कि इतना तो क्लियर हो गया कि ट्रंप एकदम अकेला पड़ गया है। सब यूरोपियन एलाइज भाग गए, देखा कि एयरक्राफ्ट कैरियर की इसकी औकात नहीं है। मैं एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आया था, वो भी भाग गया। तो ये सब हालत है। कल एक रिपोर्ट आई कि ब्रिटिश जो एयरबेस है ब्रिटेन में, वहाँ B-52 बॉम्बर्स 21 को जमा किया था। क्योंकि अगर लैंड इन्वेजन करना है कुछ दिखावे के लिए भी, तो पहले वो B-52 बॉम्बर से 2-2 हजार पाउंड के बॉम्ब वो डालेगा ईरान पे, हेवी बॉम्बिंग करेगा। वही तरीका होता है, हेवी बॉम्बिंग करो और उसके बाद तुम्हारे लैंड फोर्सेस को उतारो। मगर ट्रम्प समझ गया कि ये तो सब पुराना स्टाइल है लड़ाई का, ये सबको तो ईरान ने कैलकुलेट रखा ही है, तो ये सब तरीके चलने नहीं वाले। ओके, तो इसलिए आज जो WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट आया कि ट्रम्प बोल रहा है भाई मैं तो जीत गया हूँ, रेजिम चेंज हो गया है, और मुझे जो चाहिए था उसका न्यूक्लियर खत्म कर दिया। पहली बार भी न्यूक्लियर का खत्म किया था, वापस आके खत्म कर रहा है। मैंने तो जो करना है कर लिया, मैं तो जा रहा हूँ। इजराइल भी नहीं आ रहा है। तो मतलब अभी परिस्थिति इतनी कमाल की हो गई है। और ये और एक कारण है कि जो 2 दिन पहले 28 तारीख को जो नो किंग्स मार्च हुए, ये तीसरा था। पहले वाले में 4 मिलियन उतरे थे, 40 लाख, उसके बाद 45 लाख उतरे थे, और इस बार 90 लाख उतरे। और मेरा मानना है कि ये जो दुगना हो गया उसका बहुत बड़ा कारण है कि ईरान पे जो जंग हुई है, और अमेरिका के लोग भी देख रहे हैं कि ईरान को जंग करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ये इजराइल की जंग है, हमारी जंग ही नहीं है। हमारे लोग मरने वाले हैं, हमारी इकोनॉमी बर्बाद होने वाली है, हमारे सोल्जर्स मरने वाले हैं, ये जंग में भी उतरना नहीं है। तो ये जो जंग हुई है वो पूरे क्रिश्चियन जायनिस्ट लॉबी के लिए और जूइश लॉबी के लिए ये बहुत ही खतरनाक प्रोटेस्ट हो गया। इसलिए उसको एंटी अमेरिकन और ये और वो सब बोल दिया उन्होंने। मगर ये जो प्रोटेस्ट हुआ है मैसिव,
उसका भी परिणाम है कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है। उसका ये भी कारण है कि मारा लागो जो उसकी जगह है फ्लोरिडा में, वहां भी वो इलेक्शन हार चुका है उसकी पार्टी डेमोक्रेट्स के सामने, जो कभी नहीं हुआ है। मतलब फ्लोरिडा पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा ये आने वाले अब मिड टर्म जो होने वाला है। ओके, और 2028 भी गया, 2024 का मिड टर्म तो गया ही गया। इसलिए ये लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल परिणाम वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे। ओके, और अभी तो पॉइंट ये है कि जिन्होंने भी ये ईरान वॉर का विरोध किया था, थॉमस मैसी जो नंबर 1 रिपब्लिकन पार्टी का लीडर है, जो एंटी इजराइल पोजीशन ले रहा है, वो जीतेगा। और ये बड़ा चैलेंज साबित होगा जेडी वैंस को भी साबित होगा कि जो जो इजराइल लॉबी के बैक है वो भी टिक नहीं पाएंगे। मगर आई थिंक जो सबसे बड़ी जीत हमको भी ये देखनी चाहिए कि हिजबुल्लाह के कारण इजराइल ये जंग में उतर नहीं पा रहा है। ये भी बहुत स्पष्ट है। वहाँ पूरी तैयारी चल रही इराक के लोगों की, वहाँ की आर्मी की कि आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा आ जाए और हम लोग बड़े पैमाने पे ईरान जाए जंग के लिए, उनकी वैसे जरूरत नहीं है। ईरान के पास 10 लाख की आर्मी तो है, स्टैंडिंग आर्मी, और उससे डबल तो बसीज और उनकी सब सिक्योरिटी यंत्रणा है। तो वो लेवल की जरूरत नहीं है। आज अपने अपने देशों से अमेरिका को निकालो, ये बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि अभी भी कुर्दिश पत्ता खोने की कोशिश चल रही है, मगर इराक उसको डील करेगा, ईरान भी उसको डील करेगा। ओके, एक और एक अच्छी खबर है कि जो जर्मनी में जो राइट विंग पार्टी एएफडी, उन्होंने बोला कि अभी अमेरिका के बेसिस को जर्मनी से हटाओ, उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना है। तो अमेरिका की बेसिस खाली अरब अरब देशों में नहीं, अभी तो यूरोप में से भी हटाने की बात चल रही है। तो ये रशिया, चाइना, ईरान की बहुत बड़ी जीत है, और ईरान बहुत बड़ा सुपर पावर बनकर उभर कर आने वाला है, क्योंकि उसने दुनिया को लड़ना सिखा दिया है। Okay, तो ये देखिए, बहुत ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी अमेरिका के लिए कि खाड़ी के मुल्कों में अमेरिकी बेस ना रहें, यूरोप में भी अमेरिकी बेस ना रहें। फिर तो वो जो सदर्न हेमिस्फीयर की बात वो कह रहे थे ट्रम्प, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जाकर के वेनेजुएला पर जाके चढ़ाई कर ली। यानी जो इंटरनेशनल बदमाश था, अब वो मोहल्ले का बदमाश बनने की कोशिश करेगा। ये सूरत हाल अब बनती जा रही है। और ईरान एक तरह से इन तमाम मुल्कों, इन अरब मुल्कों को की भी आजादी का काम कर रहा है। पूरा मौका दे रहा है वहां की सरकारों को कि तुम सुधर जाओ, और अगर ये नहीं सुधरे तो पब्लिक खड़ी हो जाएगी उनके खिलाफ। अभी आपको क्या लगता है, क्या कुछ इस इलाके में क्या तब्दीलियों की उम्मीद है? नहीं, ये तो क्लियर बात है अहमद भाई कि ये इलाका तो बदल गया है, दुनिया भी बदल गई। आपको याद होगा तब भी मैंने बोला था आपको कि ईरान पूरी दुनिया को लिबरेट करेगा। वो सिर्फ इस इलाके को नहीं, तो लिबरेट होना ही होना है। अमेरिका भी लिबरेट हो जाएगा इजराइल लॉबी से। तो इतने सारे अमेरिकन से जो चाहते कि ईरान जीते। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो, ईरान बहुत क्लियर कट है कि मैं कोई सीज फायर नहीं करना चाहता। आप सोचो वो कितना कॉन्फिडेंट है कि वो खुद सीज फायर को मना कर रहा है। ओके, और ट्रम्प लगातार बोल रहा है मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बात कर रहा हूँ। ईरान बोला भाई किसके साथ बात करो, हम तो नहीं बात कर रहे तुमसे। उन्होंने जो सो कॉल्ड पाकिस्तान वाला जो पहल है उसको भी नकार दिया कि हम लोग कोई बात नहीं करना चाहते। अरे ये लोग देशों की औकात क्या है इनको बिठाने की? ओके, और जब वो 15 पॉइंट ट्रम्प के है कि भाई नो न्यूक्लियर प्रोग्राम, नो सपोर्ट टू एक्सो रेजिस्टेंस, सैंक्शन रहेंगे, कौन बैठेगा तुम्हारे साथ? तो पॉइंट इज के ईरान बहुत स्पष्ट है। नंबर 1, आई विल नॉट गो बैक टू द स्टेटस को। जो पहली ये जंग की के पहले की परिस्थिति थी, मैं उस पर जाने वाला नहीं हूँ। मतलब मेरे पे सैंक्शन तो हटाने होंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि इतनी जो प्रॉब्लम नहीं था वो ट्रम्प ने ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने फ्री रखा था। सुएज कनाल इजिप्ट टोल टैक्स लेता है, पनामा कनाल टोल टैक्स लेता है, आज तक ईरान ले नहीं रहा था। तो ईरान बोला हॉर्मुज मेरा है, और $1 to $2 मिलियन पर जो टैंकर जाएगी, मैंने तो दोनों फिगर सुने हैं। तो आप सोचो कि दिन के 150 टैंकर जा रहा है, तो दिन के 150 इंटू 2 तो $300 मिलियन तो उसको बैठे बैठे रोज मिल जाएंगे। आप सोचो। यानी यानी तो यानी नंबर अमेरिका 1, की यानी अमेरिका की वो पाबंदियों का झुंझुना अपने पास रखो। जी जी, मैं खाली यानी वो ये पूरे क्लियर कर दूं। जी। नंबर 1, स्टेटस को वी कैन नॉट गो बैक टू। सैंक्शंस खत्म होंगे। जो देश मेरे पे सैंक्शन डालेगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाला नहीं है, तो सबको सैंक्शन हटाने होंगे। नंबर 2, ये अरब मुल्कों में या कहीं भी वेस्ट एशिया में एक भी अमेरिकन बेस, मिलिट्री, एयरफील्ड, उनका एक एयरक्राफ्ट कुछ रहेगा नहीं। अगर रहेगा तो वो अटैक होगा वो देश, वो अमेरिकन टारगेट्स हो जाएंगे।
तीसरी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी मेरे ताबे में है, वो भी क्लियर कट है। चौथी बात कि सॉल्यूशन आएगा तो पैलेस्टाइन का भी आएगा, लेबनान का भी आएगा, ये खाली मेरा अकेला का मामला नहीं है। जैसे उसने बोला कि 7 अक्टूबर का जो बॉर्डर है उससे इसराइल को पीछे हटना चाहिए और लेबनान से उसको निकलना चाहिए। तो ये उसके कंडीशन, रेजिस्टेंस हम लोग का है, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कोई प्रॉक्सी नहीं है। आज अमेरिका इसराइल का प्रॉक्सी है, वो बोलने की जरूरत है। पूरा ढकेल दिया ट्रंप को, उसको पता नहीं तो किस एजेंडा पे आ रहा है। रोज ये एजेंडा तो कल वो एजेंडा। रेजिम चेंज करने आ रहा है, वो रेजिम हो गया, उसके बाद हॉर्मोज खोलना है, अरे हॉर्मोज तो खुला ही था। तो इतना रिडिकुलस पोजीशन बन गया है ट्रम्प का, और प्लस जो पॉलिटिकल हार हो रही है अमेरिका के अंदर, इसलिए आज ट्रम्प को भागना पड़ रहा है यहाँ से। ट्रंप को भागना पड़ रहा है, और ईरान अपनी कंडीशंस हल्की करने वाला नहीं है। वो बार बार उसने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा है, और वो कहीं बैठ नहीं रहा बात करने के लिए। आपने हमला किया, आप धमकाते रहे, और अब जब आप हमले में फंस गए तो अब आप कहते हो मैं बात कर रहा हूं, सामने वाला कहता है कि हम बात नहीं कर रहे। तो ये तो बुरी तरह से दलदल में फंसे हैं, और इससे निकलना आसान नहीं है। जो गाजा में जो कुछ उन्होंने गुनाह किए, इतने लाखों लोगों को कत्ल किया, मारा, बेघर किया, अब यहां फंसे हैं बिल्कुल सही जगह, और लगता है कि सब जगह से रिट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, इस नए सिस्टम को उभरते हुए इस बीच में हूथी अंसारुल्लाह भी शामिल हो गए। 28वें दिन जंग के 29वें दिन हूथी अंसारुल्लाह भी आ गए। अब इनको क्या लगता है, इनका तेहरान ने जो रोल तय किया है वो क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे ये? क्या बाबुल मंदब बहुत जल्दी बंद होने वाला है, क्या क्या लगता है? जी जी, यू राइट। एक्चुअली भी बाबल मंदब को भी बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ से 20%, वहां से 10%, 30% का जो मूवमेंट है शिप्स का, ऑयल का, अगर अमेरिकन इजरायली के लिए बंद ही हो जाता है, या जो भी कंट्रीज ईरान के विरोध में है वो सब बंद हो जाता है, आप सोचो क्या दुनिया में क्राइसिस आएगी। और क्राइसिस आना जरूरी है, क्योंकि गाजा को 17 साल से बंद रखा है, दुनिया को पड़ी नहीं थी। वो वहां के लोग चिल्ला रहे, कोई सुन नहीं रहा था। ईरान को 47 साल से सैंक्शन है, कोई सुन नहीं रहा है। लोगों को लगा हमारा तो एलपीजी एलएनजी आ रहा है भाई, देख लेंगे। तो जब आपके आपके इंसान का एक शरीर है, हम लोग सब कनेक्टेड है, एक पार्ट में अगर दर्द होगा तो वो पूरा फैलेगा। हमको सबको सोचना चाहिए था। तो आज मजबूर हो गए सब लोग, और मजबूरी आज मेरे को इतने मेरे दोस्तों के फोन आ रहे हैं जो हिंदू है, जो ईरान के साथ है। बहुत ज्यादा करके तो फोन मेरे हिंदू दोस्तों के आते हैं, मेरे ज्यादा दोस्त भी हिंदू है। तो उनका बोलना है कि भाई ईरान इतना कमाल का काम कर रहा है ना, और हमको शर्म आ रही कि आज हमारी सरकार कहाँ खड़ी है। ओके, उसके साथ आपको और बात बता दूं कि अभी की जो परिस्थिति है, और इसराइल ने बोला कि ठीक है, अरब देशों से अमेरिकन बेस को हटाए जा रहे, मेरे वहां जाओ। तो ठीक है, तुम्हारे वहां जाओ, वहां भी बहुत मारने वाले, क्योंकि जब पूरे इलाके से अमेरिकन बेस हट गए तो पूरा का पूरा इलाका एक हो जाता है। उसके बाद तो टारगेट इसराइल ही है। और इसराइल के लोग समझ रहे, दुनिया में जहाँ भी जूइश लोग रहते हैं दूसरे देशों में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको आराम से जी रहे। ओके, सबसे खतरे में तो जो जूस इसराइल में है उन्हीं को खतरा है। और वो जूस खतरे में आए क्योंकि इसराइल की जो करतूत है उसके कारण जूस खतरे में आ गए। तो जब जो लॉजिक था कि इसराइल बनाए जूस की सिक्योरिटी के लिए, जब वो इसराइल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा तो जूस रहेंगे क्यों वहां? यहूदी निकल जाएगा, निकल ही रहे। फ्लाइट खोल दो, बेरिंग खोल दो, 2-3 दिन के अंदर जितने हैं आधे से ज्यादा खाली होकर बाकी का भी सब भाग जाएंगे वहां से। जो इजरायली एक्सपेरिमेंट वाज रॉन्ग, और उसका जो रिजल्ट आया है, कंक्लूजन है कि वो फेल्ड स्टेट है। उसमें से यहूदी अपना अपना जगह जहां से आए थे वो आराम से रहे। सबको अपने देश की कोई जरूरत नहीं है। सिखों बहुत बड़ी आबादी तो थोड़ी बोले कि मुझे चाहिए, जैन बोले मुझे भी देश चाहिए, बहुत सारे धर्म है दुनिया में। ये बहुत छोटी आबादी है, 0.2% वाली बात है। और जब जब भी आपको मिला सीधे थोड़ी रहे, मौका मिला था आपको, अपने सबको बर्बाद करके रखा है, कैंसर फैला दिया आपने पूरी दुनिया में। तो पॉइंट इज कि अभी अभी का जो फेज है कि इजराइल टोटली आइसोलेटेड हो जाएगा। और अभी उसमें जो और एक बात जो आप लगातार बोल रहे हैं कि अभी तो तख्ता पलट तो ये गल्फ कंट्रीज में होने वाली है। बहरीन बचेगा नहीं, यूएई बचेगा नहीं। बहरीन वाज अंटिल 1970 पार्ट ऑफ ईरान, यूएई वाज पार्ट ऑफ ओमान, कुवैत को तो इराक लेके जाएगा। अभी तो बहुत कुछ तख्ता पलट होना है। सऊदी बचेगा नहीं वो भी पता नहीं, क्योंकि जो अमेरिकन आपके पास, तो आपको बचाएगा कौन फिर? बिल्कुल। इस बीच में फिरोज मीठी बोरवाला साहब, एक बयान आया है मोहम्मद मरांडी का। उन्होंने ये कहा है कि ये जो गल्फ के मुल्क हैं, इन्होंने अमेरिका और इजराइल को अपना सब कुछ तो दिया हुआ है ही हमारे खिलाफ,
आसमान, जमीन और समंदर सब कुछ, लेकिन उन्होंने 3 मुल्कों का नाम लिया है, सऊदी अरब, कतर और यूएई। ये तीनों मुल्क अमेरिका को इस जंग का खर्चा दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं ये मुल्क ईरान के खिलाफ। तो ये किस तरह से, यानी क्या अभी इनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं? क्या ये अपने ही लोगों की भी सोच के खिलाफ कब तक इजराइल और अमेरिका की गुलामी करते रहेंगे? क्या उन्हें ये मालूम नहीं है? अगर अगर उन्हें ये मालूम ना होता कि लोग हमसे नाराज हैं इजराइल से ताल्लुकात पे, अब से पहले सऊदी अरब नॉर्मलाइज कर चुका होता। वो मोहम्मद बिन सलमान कह चुके कि बनी सदर जैसा नतीजा मेरा हो सकता है अगर मैं इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करूं। तो अब तो बेहतरीन मौका है इन हुकूमतों के लिए कि वो पड़ोस के मुल्कों में ईरान के साथ ताल्लुकात बनाएं और अमेरिका को खुदाफिज करें कि तुम जाओ, हमारे लिए तुम प्रॉब्लम हो, तुम हमारी संरक्षण नहीं कर रहे, सिक्योरिटी नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि इन्हें इनकी आंखें कब खुलेंगी? जंग का खर्चा भी दे रहे हैं अमेरिका को, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी जी, देखो सऊदी तो डबल बात कर रहा है, ईरान के पक्ष की बात कर रहा है, उनके सॉल्ट से एयरक्राफ्ट भी है अमेरिका की, वो दिख रहा है। कतर ने एक समझौता किया ईरान के साथ, तो वो जरा समझना जरूरी है। कतर ने तो क्लियर कर बोला कि मैं इसमें हूं नहीं, और उन्होंने ईरान के साथ 4-5 दिन पहले एक अग्रीमेंट कर लिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वही अपनी औकात के आगे गया है और उसको तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दुबई एक फाइनेंशियल सेंटर करके खत्म हो गया है, अभी सिंगापुर, हांगकांग और लंदन की बात हो रही है। वहां के अभी कोई बड़ा काम होने वाला नहीं तब तक जब तक ये मैटर सेटल नहीं होते। तो दुबई को तो खत्म कर दिया है, क्योंकि उसने वो फायदा उठा लिया एक फाइनेंशियल सेंटर का, और इजराइल के साथ हाथ बढ़ाया। तो जिन्होंने ईरान के साथ या फिलिस्तीन के साथ या एक्सिस और रेजिस के साथ जो धोखा दिया था, आज सबके प्रॉब्लम हो चुके हैं। दूसरी बात है कि अभी कोई अमेरिका है ही नहीं, ना उनका कोई बेस है, ना कोई नेवल बेस है, ना मिलिट्री, ना एयरफोर्स बेस इस इलाके में कोई है नहीं। भूल जाओ कि वो लोग वापस आके बनाने वाले, भूल जाओ कि ईरान उनको बनाने देने वाला है। तो अभी तो ये जितनी मोनार्क्स है, जितने वहां के राजाशाही डिक्टेटर है, उनको तो रिकॉल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनको उनकी गारंटी नहीं सेफ्टी की, तो अभी उनको सेफ्टी कौन देगा? ओके, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्या उनकी आर्मी भी टर्न अराउंड हो जाएगी, उनकी जनता भी आ जाएगी, पैलेसेस में आ जाएगी, ये सब राजाशाही डकैत जो थे उनको निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे कि उनका क्या आने वाला है। ओके, जन्नतुल बाकी की भी बात चल रही है अभी, जेरूसलम की लिबरेशन की बात चल रही है फिलिस्तीन की, मगर अभी जन्नतुल बाकी की भी बात चालू हो गई है कि जो ग्रेव्स एलिजाबेथ की जो उजाड़ दी थी, ठीक है, और वहां लोगों को जाने नहीं देते, उसका भी वक्त आ चुका है। मतलब मक्का मदीना भी जायनिस्ट ऑक्यूपाइड था, है, जेरूसलम भी जायनिस्ट ऑक्यूपाइड है। कुछ पाक जगह नजफ करबला को छोड़ दो तो बेसिकली हमारे जितने धर्मस्थल है, जेरूसलम, मक्का, मदीना, ये सब जायनिस्ट कंट्रोल है। तो ये आर्मी इसको मार्च करने वाली है। ये तो सोचा था हम लोगों ने, कभी हम लोग ये सब बातें करते थे कि जमाना आएगा, मगर ये आ जाएगा अपने आंखों के सामने, सोचा नहीं था। और आप ये हालत देखिए कि अभी अभी क्रिश्चियंस का सबसे पाक महीना चल रहा है, लेंट का जो पीरियड है, जो गुड फ्राइडे का। तो आप सोचे कि अलक्सा मस्जिद को भी बंद कर दिया है और चर्च ऑफ दी होली सेपल को भी कर दिया है। क्रिश्चियन जा नहीं पा रहे, मगर इतना क्रिश्चियन का भी अंधकार देखो कि इतना सब उनके खिलाफ होने के बावजूद भी अभी ब्रेक आया है, जरूर आया है, मगर सब। और इजराइल की औकात देखो कि जिससे वो लोग मदद लेते हैं, जिसका मरवाने के लिए भेजते हैं, उनको भी वो लोग ने बख्शा नहीं। अलग सा तो बंद किया, मगर चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर को बंद कर दिया। और मुझे जो डर है कि ये टाइम पे चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर और अलक्सा को बंद करने का मतलब क्या है? क्या वो जमीन को और खोद रहे हैं, उसको गिराने की और कुछ तैयारी चल रही है? क्योंकि इस हद तक तो कभी उन्होंने रोका नहीं है। रमजान का महीने में नहीं बंद किया, तो अभी क्यों बंद किया भाई? क्या चल क्या रहा है अलक्सा और चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर को लेकर? यानी आपको ये शक है कि वो अलक्सा मस्जिद को गिराने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब से पहले सुरंगों की खबरें आती रही हैं और वहां के जो इमाम हैं सबरी, जिनका आखिरी नाम है सरनेम, वो बार बार यही कहते रहे हैं कि तमाम फिलिस्तीनियों को चाहिए कि मस्जिद अल-अक्सा जरूर आते रहें, यहाँ मौजूद रहें। उन्हें उन्हें खतरा है कि मस्जिद अल-अक्सा कभी भी तबाह की जा सकती है। तो इसके इम्कान बहुत हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये इजराइल इतना कमजोर होने के बावजूद
जिसमें कि वो कह रहा है कि हम ईरान में खर्ग आइलैंड पर कंट्रोल करने के लिए या किसी भी जमीनी ऑपरेशन के लिए हम नहीं आ सकते, जब वो इतना कमजोर हो गया, उसके बावजूद ये मस्जिद अल अक्सा तक में जो है वो इतनी बड़ी कोई कार्रवाई करे या जंग जारी रख सके, वहां तो परख्चे उड़ चुके साहब। जो खबरें आ रही हैं वो पत्रकारों को मारा जा रहा है। और अभी तो सब, कल एक खबर ये आई कि तेहरान में जो इंटरनेशनल दूसरे टेलीविजन चैनलों को सर्विस देने वाली कंपनी थी, उसको भी हमला किया है इसराइल ने। यानी मीडिया को बिल्कुल खामोश कर दें, हकीकत ना बता पाए। क्या लगता है आपको अब आगे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इसराइल की? कुछ लोगों को शक है कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हो सकता है ईरान के खिलाफ। आप कैसे कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जी जी। जब मुंबई में अभी प्रोफेसर मंजूर इलाही जी जो डायरेक्टर जनरल है कल्चरल हाउस के, वो आए थे मुंबई, हम्म। तो मैंने तो वहां खुलकर बोल दिया कि न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा है, यहाँ जितने बैठे हैं, सबके दिमाग में वो बात है। हमारा सबका बोलना है कि ईरान एनपीटी से निकल जाए, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन ट्रीटी से निकल जाए, तुरंत न्यूक्लियर टेस्ट करे और दुनिया को डिक्लेयर करे कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। हम्म। ठीक है। मैंने तो कुछ मेरे गांधीवादी डॉक्टर सुरेश किनार वगैरह से और प्रशांत भूषण से भी बात हुई। हम्म। दोनों का बोलना था कि ये हो सकता है और ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब डिटरेंट करके बना लेना चाहिए। हम्म। ठीक है, वो बात बहुत क्लियर हम्म। है। दूसरी बात है कि मैं मेयर को सुन रहा था, किरियात शिमोना का मेयर को सुन रहा था, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ 1 लाख से 10,000 तक आ गए। हम्म। वो क्या बोल रहे हैं, अहमद भाई हंसोगे, बोल रहा है कि हम तो चोजन पीपल है, हमारे साथ ये कैसे हो रहा है सब। हम्म। हम्म। हम तो चोजन पीपल है भाई, हम कैसे हार रहे हैं, हम कैसे पिट रहे हैं। हम्म। तो ये हम्म। लोग के दिमाग में सोच रहा है कि ये चोजन पीपल है, उनका जो पागल यावे, पागल नहीं, जेनोसाइडल डेटी है उनका, हम्म। वो हमको बचा ले जाएगा और ये सब जो होगा वो होना ही है, और हम्म। हमारा मसीहा आने वाला है। तो हम्म। ये मसीहा के चक्कर में पूरा देश डूब रहा है और इसराइल बर्बाद हो रहा है। तो हम्म। पॉइंट ये है कि अभी सिनारियो ये आ रहा है कि पूरा का पूरा अमेरिका यहाँ से हट जाएगा, हम्म। सब बैक पैक करके भाग जाएंगे। जो हम्म। नहीं जाएंगे वो ईरानियन और इराकी और ये सब के हाथों से मारे जाएंगे। हम्म। इनको ढूंढ ढूंढ कर मारने वाले, जहां भी हम्म। रहते वो सबको मारने वाले। उसके बाद बचेगा कौन? इसराइल बचेगा। और हम्म। अगर अमेरिका की आर्मी भी इसराइल में जाके बस जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएंगे एक साथ। हम्म। ओके, हम्म। तो ये जंग तो उस दिशा में जानी है। हम्म। उसके पहला मेरा मानना है कि अगर जो अरब मुल्क समझ गए और एक डिफेंस ट्रीटी और आपस में एक बन गई, एक अग्रीमेंट बन गई ये इलाके में, तो पहले वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक हो जाएंगे और उसके बाद मिलकर प्रहार करेंगे इसराइल पे। या उसको हम्म। बोलेंगे भाई आपके पास 2 दिन का टाइम है, सब बैग पैक करके निकल जाओ, हम्म। वरना हम लोग आ रहे हैं। तब तक हम्म। मेरा मानना है कि सीरिया में भी सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि हम्म। सीरिया का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका की आर्मी टेक ऑफ, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट सब हो रहा है। तो हम्म। जो यहाँ उस किस्म के जो मुसलमान थे जिन्होंने असद के विरोध की थी कि वो टायरेंट है, ये वो है, शिया है, अलवाइट है, इसको जाना चाहिए। अब उसको सोचना चाहिए कि सीरिया इज आउट ऑफ द एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। एक आतंकवादी को बिठा दिया है जोलानी करके, जो मर्डर है, रेपिस्ट है, क्या क्या नहीं किया। और आज सीरिया में असद की सरकार होती तो गोला नाइट शायद लिबरेट हो जाता। ठीक है। ये और बिल्कुल। पूरा जो लैंड रूट है, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, और वो रास्ता बंद करना चाहते हैं ताकि हिजबुल्लाह को कोई मदद ना हो। आज वही हिजबुल्लाह है जो पहली बार भी हमास के साथ कंधे तो कंधा मिलाकर लड़ रहा था, और आज हिजबुल्लाह वापस खड़ा हुआ है। बेरूत में हम्म। लोग मर रहे हैं, साउथ हम्म। लेबनान में मर रहे हैं, उनके हम्म। बंगले और उनके घरों पर, उनके अस्पतालों पर, उनके स्कूलों पर लगातार हमला हो रहा है, मगर वो हम्म। लड़ रहे हैं पैलेस्टाइन के लिए। ठीक है। हम्म। तो थोड़ा खुला दिमाग रखते हैं, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाते हैं सीरिया में, तो उसका एक अलग अलग परिणाम होता। मगर उनको रेजिम चेंज भी करनी थी सब जगह, ताकि हमारे पिट्ठू बैठ जाए डमास्कस में, लिबिया में। तो ये सब हुआ है तेल के कारण और पैसों के कारण और इसराइल के सपोर्ट के कारण। मगर पॉइंट इज कि ईरान ने पूरा का पूरा कैलकुलेशन बदल दिया है। हम जानते थे वो बदलेगा, मगर ईरान इतना ताकतवर निकलेगा, अमेरिका इतना वीक निकलेगा, इसराइल इतना मूर्ख निकलेगा, ये हम नहीं पता था। क्योंकि हम्म। ईरान के भी कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अमेरिका आया विदाउट प्लानिंग, हम्म। आने के बाद बोले 3-4 दिन में रेजिम चेंज नहीं हो, अभी क्या करो, चलो कुर्दों से बात करो, बलूची से बात करो, तुम आ जाओ, वहां से आ जाओ। अरे हो ही नहीं रहा है कुछ भी। यूरोप भाग गया, सब लोग भाग गए, अमेरिका वो असरानी वाला हालत हो गया, शोले वाला, कि हम्म। आधे इधर आधे उधर हो गए, बाकी मेरे पीछे पीछे को है ही नहीं उसके। इसराइल जो जी था वो भी नहीं आ रहा है। जी 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 तो जी। पॉइंट परिस्थिति बहुत ही राइप है। और आई थिंक आने वाले एक दो, अभी तो 2 ही साल बचे, 2028 का जो मैं 2020 से बोल रहा हूँ,
खाली 2020 की बात कर रहा हूँ, 28 की वापस आपके दर्शकों को बता दूं कि एक अंडरस्टैंडिंग इजराइल में एक प्रोफेसी है कि इजराइल की 2 किंगडम जो बने वो 80 साल के आगे कभी गए नहीं। 2 बार वो लोग राज सत्ता में आए और 80 साल के आगे गए नहीं। तो उनका बोलना है कि भाई इस बार भी 80 साल पार करेंगे कि नहीं। तो ये डिबेट चालू गई 2020 में। उनके अखबारों में एहूद बराक, नफ्तली बेनेट, प्राइम मिनिस्टर, ये वो सब बात करने लगे। तो मामला तो इजराइल का एक नेशनल डिबेट बना था। तो मैंने बोला भाई 2028 तक ये कहानी खत्म है। तो लोग बोलते कि तुम कैसे बोल रहे हो ऐसा, तो देखो अमेरिका रोज मार रहा है, रोज हो रहा है, कौन है उनके साथ। मैं बोला कुछ ना कुछ अल्लाह ताला करवाएगा। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल 7 अक्टूबर मामला हो गया, याजा शिनवर और लोगों ने कर लिया, उठा हो गया। जी जो जी गाजा में उठा हुआ, लोग बहुत मरे, मगर वो आग तेहरान तक आ गई और वो आनी थी बिल्कुल यहाँ तक। तो मैं तो बिल्कुल नेतन्याहू को शुक्रिया बोलूंगा कि तुमने जो बड़ी स्ट्रेटेजी गलती की, और ट्रम्प को भी, कि आप लोगों ने ईरान को अटैक करके, क्योंकि ईरान तो 25 साल से बैठा है भाई, आ जाओ। बिल्कुल वो तो बोले बिल्कुल ग्राउंड इन्वेजन करना है करो भाई, मैं तो हथियार लेके बैठा हूँ, मेरी पूरी आर्मी की ट्रेनिंग है। उनका बोलना है कि जितने लोग वहां लड़ रहे हैं, हमास के लोग, हेजबोला के लोग, इराकी रेजिस्टेंस, यमनी रेजिस्टेंस, सबके सब ट्रेनिंग लेकर यहाँ से गए। तो आ जाओ। कौन देश बोलता है अमेरिका को आने के लिए कि भाई मेरे साथ जंग करो? ये लोग बोल रहे हैं। तो इनकी पूरी तैयारी है, मतलब खत्म हो जाती है अमेरिका की आर्मी ईरान में, खत्म हो जाती है अगर आती तो। अच्छा इसलिए फिरोज साहब, करगिल एक चीज बहुत ही अहम है। ईरान के पास इतनी ताकत थी, ईरान अपनी ताकत के बारे में तो जानता ही था ना, हम ही तो नहीं जानते या दुनिया नहीं जानती थी। लेकिन उसके बाद भी उसने कितना सब्र किया, कितना उसने यस, पेशेंस से काम लिया, और अब तक भी वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ही जंग लड़ रहा है। जैसे हमले आप करोगे वैसे हमले वैसे ही हम आपके जवाब में देंगे। आप हमारी फौज पर हमले करेंगे, हम आपकी फौज पर करेंगे। आप हमारे इंस्टॉलेशंस पर करेंगे, यानी बिल्कुल आई फॉर आई वाले उसूल पर चला है। इस ताकत के बावजूद ये बहुत बड़ी नहीं, बात आई है। फॉर आई भी नहीं किया ना अहमद भाई, आई फॉर आई हाँ भी नहीं किया। सिविलियंस कितने मारे गए ईरान के? उन्होंने बिल्कुल थोड़ी मारा बिल्कुल है इजराइल के सिविलियंस को। बिल्कुल कितने बच्चे बिल्कुल मारे गए ईरान के? कितने यकीनी अस्पताल तौर पर गई? वो भी नहीं कर रहा है। वो भी नहीं किया, वो भी नहीं तो किया। आपको अच्छा बता अब दो, मैं ये जो हमारे पास अब जरा वक्त। एक हाँ नहीं, खाली एक पॉइंट है हाँ। कि यूएनजीए 3314 जो है, 3314, कि हम्म जो देश में अगर अमेरिकन बेस है और वहां से हमला होता है तो ईरान का पूरा लीगल अधिकार है वो देश पे करने का। इसलिए यूएई हम्म बाहरीन पिट रहे हैं, सऊदी पिट हम्म रहा है, कतर पिट रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है कि वो उसका हक है। अच्छा अब मैं आखिर में, 3314। वक्त कम रह गया है। जी, भारत भारत अब कुछ एडजस्ट करेगा या इजराइल के ही साथ हैं हम? नेतन्याहू ही हमारा दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड नेतन्याहू। क्या इस पर चल के भारत का कोई भला हो सकता है क्या? नहीं देखिए, अभी पॉइंट इतना ही है कि इसराइल का एंडो स्टोरी आ रहा है। हम्म उसके बाद मुझे तो टेंशन है कि मोदी जी भागेंगे ईरान और वहां पेजिशकियान पे गले मिलेंगे, हंसेंगे, और वो जो होता है, हाँ ओके, वो टाइम आने वाला है। तो हम्म पेजिशकियान को टेंशन होना चाहिए कि भाई ये मेरे आके गले मिलेगा और बाद में जो हम्म जो नौटंकी वो करता है, ओके, हम्म जिसके कारण वो दुनिया में हंसी मजाक का मुद्दा बन गया है। हाँ तो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अक्रॉस पार्टीज, हम्म उनको समझ लेना चाहिए कि इसराइल का एंड ऑफ स्टोरी हो गया है और ये कुछ महीनों या एक आध 2 साल की बात है, उसके बाद एंड ऑफ स्टोरी है। और हम्म। उसके बाद अमेरिका का भी जो वजूद है वो कम होने वाला है, दुनिया में एक महाशक्ति करके। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।